नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप सीटेट एग्जाम, यूपी टेट, हरियाणा टेट, रीट एग्जाम के अलावा किसी भी टीईटी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हो जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण वैकल्पिक पूछे जाते हो, तो आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर यहाँ पर आधारित रखे हैं और एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, साथ में आपको कमेंट करते चलना है, क्योंकि कमेंट करने से आप सभी चीज़ों को यहीं पर बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसी क्रम में हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ में देखिए सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। कह रहा है कि किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल देखिए याद रखना है, और यूपी टेट का तो देखिए बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है बिल्कुल, चाहे वो यूपी टेट हो और चाहे देखिए सी टेट हो, प्रश्न दोहराए जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि देखिए सी टेट के द्वारा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बनाए जाते हैं, क्योंकि जब से ऑनलाइन मोड एग्जाम हुआ है तब से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देखिए बहुत सारे देखिए पेपर बनाए जाते हैं एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कि फ्रोबेल ने बताए हैं, या फिर प्लेटो के द्वारा बताए गए हैं, हर्बर्ट के द्वारा बताए गए हैं, या फिर कमेनियस के द्वारा बताए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी के साथ में यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा कि हर्बर्ट के द्वारा यहाँ पर पंचपदी देखिए, जिसको प्रणाली के नाम से जानते हैं, सीखने के 5 चरण या जिसको अधगम के 5 चरण बोलते हैं, हर्बर्ट के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 चरण की बात आती है, तो देखिए हम पांचों चरण को यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि चरण आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि देखिए चरण भी दे देता है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहला जो चरण है प्रस्तावना, सबसे बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला चरण है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, इसके बाद तुलना, फिर है सामान्यीकरण, और जो अंतिम है वो है अनुप्रयोग करना। तो आपको याद रखना है, देखिए सबसे पहला चरण है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना, और फिर क्या है सामान्यीकरण, पांचवा है अनुप्रयोग। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी इसके चरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और यूपी टेट में तो देखिए भर भर के ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए तो याद रखना है आपको कि जो पंचपदी प्रणाली है वो हर्बर्ट के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए फ्रोबेल भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में देखिए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बन रहे होंगे वो सभी हम यहीं पर क्लियर करते चलेंगे। तो देखिए जो फ्रोबेल है, फ्रोबेल के द्वारा देखिए किंडरगार्टन विधि दी गई है। तो आपको याद रखना है कि किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा दी गई है, फ्रोबेल के द्वारा दी गई है, जिन्होंने गेंद के खेल पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, जोर दिया है तो किसने दिया है, फ्रोबेल ने दिया है। प्लेटो की आपको एक पुस्तक का नाम याद रखना है, प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक को आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके साथ में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब चलिए अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल याद रखिएगा। जितने इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चला जा रहा हूं वो सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनके पूछे जाने की देखिए संभावना बिल्कुल बनेगी आपके एग्जाम में। तो देखिए कह रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है, किस मनोवैज्ञानिक को जाता है। आपको देखिए नीचे मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं, तो बताना है कि देखिए बच्चे, उनका एक कथन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन पहला है, ए ऑप्शन है, कह रहा है कि पावलोव को, बी पियाजे, सी स्किनर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के द्वारा कहा गया है, जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और
बिल्कुल देखिए पूछा जा सकता है, याद रखिएगा आप। देखिए पियाजे हैं जो, देखिए अब आपको समझना है कि पियाजे ने ऐसा क्यों कहा है। देखिए जो एक बच्चा होता है, बच्चा एक नन्हा क्या होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है बच्चा एक। देखिए क्या होता है, वैज्ञानिक होता है, उसमें देखिए सभी चीजों को क्या है, सृजन करने की उसमें क्षमता होती है। वो देखिए एक उसके अंदर सृजनात्मकता का गुण भी पाया जाता है, आपको याद रखना है। इसीलिए पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। देखिए आपने, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए आपने देखा होगा कि जब भी आप चप्पल लेकर आते हैं या फिर देखिए जूते लेकर आते हैं, तो उससे जो बॉक्स निकलता है जूतों का, उसमें क्या करेगा, रस्सी बांध लेगा और क्या करेगा, यहाँ वहां चलाते हुए फिरेगा, वो कहेगा ये मेरी गाड़ी है। तो देखिए उसमें जो सृजन करने की क्षमता है, जो उसमें बनाने की क्षमता है, वो क्या होती है, शुरुआत से ही होती है। तो देखिए इसीलिए पियाजे के द्वारा कहा गया है, आपको शब्द को याद रखना है कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण शब्द है और बिल्कुल देखिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे पूछ लेता है कि किसके द्वारा बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है, तो देखिए पियाजे के द्वारा बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है। पावलोव की बात करते हैं, देखिए तो अनुबंधन का जनक, जिसके द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया है। और यदि आपसे पूछ लेता है कि अनुबंधन का जनक किसको कहा जाता है, तो देखिए पावलोव को बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए पावलोव को पाचन की शोध की क्रिया के लिए, पाचन शोध पर इन्होंने क्या है, पाचन की शोध पर खोज के लिए इनको क्या है, देखिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, पावलोव भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पूछ सकता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर ने दिया। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ बताते चलूंगा। तो चलिए सबसे यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में किसने कहा कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। देखिए बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर कथन है और बहुत ज्यादा चांस रहेंगे देखिए पूछे जाने के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप देखिए सीडीपी पढ़ रहे हैं तो कथन बिल्कुल याद रखना है आपको। और देखिए कथन थोड़ी से टफ होते हैं, टफ इसलिए होते हैं कि बहुत सारी परिभाषाएं आपको याद रखना होता है। सभी के मत यहाँ पर, हर मनोवैज्ञानिक के मत यहाँ पर अलग अलग होते हैं, तो देखिए बिल्कुल याद रखना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो देखिए आप साथ में यदि सीखते चलें तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है देखिए कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो देखिए यहां पर पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ये कह रहा है कि क्रो ने कहा है, या फिर जॉन डीवी द्वारा कहा गया है, गैसल ने कहा है, या फिर स्ट्रेंग ने कहा है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। स्ट्रेंग के द्वारा कहा गया है कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, ठीक है। तो इसको कथन को आपको याद रखना है। क्रो की कथन की बात करते हैं तो देखिए इसको भी याद रखिए। देखिए 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है किसने, क्रो ने। तो ठीक है, इसको भी याद रखना है कि बालक की शताब्दी, 20वीं शताब्दी किसने कहा है कि बालक की शताब्दी है 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी क्रो के द्वारा यह परिभाषा दी गई है, ये कथन दिया गया है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। अब देखिए आपसे देखिए पूछता है यदि कि देखिए प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक है जॉन डेवी, जिन्होंने विद्यालयों को कहा है कि विद्यालय एक लघु समाज है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है, सभी पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैसल की बात करते हैं तो गैसल के द्वारा कथन एक आपको याद रखना है कि देखिए बालक, देखिए जो खेल हैं बालक वो क्या करते हैं, 12 वर्ष की अपेक्षा 6 वर्ष में ही खेल खेलना वो क्या करते हैं, चीजों को समझने लगते हैं। तो ये कथन किसके द्वारा, गैसल के द्वारा कहा गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, बताना है आपको। देखिए विकास के सिद्धांत दिए गए हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए है निरंतरता का सिद्धांत, कह रहा है कि अंतः संबंध का सिद्धांत है, या फिर अंतः क्रिया का सिद्धांत है, या एकीकरण, या फिर जिसको समन्वय का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको कि एकीकरण का जो सिद्धांत है वो समन्वय का भी सिद्धांत। तो यहाँ पर कहा गया है कि विकास कभी समाप्त ना होने वाली क्रिया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ में सही आंसर चला जाएगा। देखिए जो निरंतरता का सिद्धांत है वो कहता है कि जो विकास है वो क्या है, सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि परिवार एक साधन है, ऑप्शन ए है। कह रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन
बी है, यहां पर कह रहा है कि दूरस्थ शिक्षा का, या फिर गैर औपचारिक शिक्षा का, या फिर औपचारिक शिक्षा का। तो देखिए जो परिवार है वो क्या एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो देखिए विद्यालय औपचारिक शिक्षा का साधन है। जो आपकी ऑनलाइन क्लास चलती हैं, ऑनलाइन क्लास अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। तो देखिए एक एक जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे वो सभी मैं यहाँ पर बताता चला जा रहा हूँ। देखिए जो परिवार है वो है अनौपचारिक शिक्षा का साधन। जो इसमें सबसे पहले शिक्षक की बात करते हैं तो देखिए कौन सा होता है, माता विद्यार्थी की सबसे बच्चे की क्या होती हैं, सबसे पहले शिक्षिका होती हैं। देखिए जो उसके द्वारा माता होती हैं उनके द्वारा मातृभाषा भी बच्चे को क्या होती है, सिखाई जाती है। देखिए गैर औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो जो ऑनलाइन मोड है आपकी, जैसे यूट्यूब के द्वारा आप पढ़ते हैं या फिर किसी ऐप के माध्यम से पढ़ते हैं, तो देखिए गैर औपचारिक शिक्षा का माध्यम है। औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कौन आएगा, विद्यालय आएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वह अवस्था, देखिए वह अवस्था बताना है आपको कि जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह आपको अवस्था बताना है। देखिए प्याजे से रिलेटेड प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि प्याजे आपके लिए देखिए सीटेट का तो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, तो बिल्कुल प्याजे को आपको याद रखना है। देखिए अब यहाँ पर जो अवस्थाएं दी गई हैं, पहली अवस्था दी गई है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए कह रहा है कि जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह अवस्था कौन सी होगी। तो देखिए यहां पर प्याजे के द्वारा देखिए 4 अवस्थाएं दी गई हैं, तो चारों अवस्थाएं प्याजे की हैं, और इन्होंने बताया है कि जो बालक का विकास है वो 4 अवस्थाओं के अंतर्गत होता है। तो देखिए यहां पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, देखिए जब बच्चा मूर्त रूप से तार्किक चिंतन करता है, किस अवस्था में करता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर यदि आपसे पूछता है कि देखिए अमूर्त रूप से तार्किक चिंतन किस अवस्था में करता है, तो देखिए अमूर्त रूप से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। देखिए जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें क्या है, बच्चे का चिंतन प्रारंभ हो जाता है। यदि आपसे पूछता है कि बच्चे का चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ होता है, तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। यदि आपसे पूछता है कि सजीवता का लक्षण आपको किस अवस्था में देखने को मिलेगा, तो आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यहां पर याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है कि वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यालय तथा कक्षा वातावरण में, ऑप्शन बी कह रहा है कि खेल के मैदान में, ऑप्शन सी कह रहा है कि सभागार में, और ऑप्शन डी कह रहा है कि घर पर। तो देखिए विद्यालय और कक्षा पर्यावरण में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो स्कूल है, देखिए जॉन डीवी के द्वारा कहा गया है कि जो स्कूल है वो एक लघु समाज के रूप में कार्य करता है। स्कूल को लघु समाज की संज्ञा जॉन डीवी के द्वारा दी गई है। देखिए जो स्कूल है वो क्या है, एक लघु समाज है, जिसमें क्या है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी होता है, और देखिए मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी क्या होता है, सभी पक्षों पर यहाँ पर गौर किया जाता है और विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है। दोस्तों यदि आप बिल्कुल देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें। देखिए कोई भी भाई बहन यदि सीटेट एग्जाम की, यूपी टेट एग्जाम की, रीट एग्जाम, हरियाणा टेट, किसी भी टीटी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो देखिए सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं उनके एग्जाम में। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करना चाहता है, तो देखिए वो किस प्रकार से कर सकता है सामाजिक मूल्यों को विकसित। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ऑप्शन बी कह रहा है कि अच्छी कहानियों को सुनाकर, या फिर आदर्श रूप में बर्ताव कर, या फिर अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। तो देखिए जो एक शिक्षक है, जब तक वो खुद में अपने में
आदर्श, देखिए आदर्श रूप से बर्ताव नहीं करेगा तब तक वो क्या है, बच्चों को सामाजिक मूल्यों, उनमें सामाजिक मूल्यों को विकसित नहीं कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खुद में अपने आप में वो चीजें ढालनी पड़ेंगी, खुद हमें क्या है उस प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा, तभी बच्चे हमारे व्यवहार को देखकर क्या करेंगे, सभी प्रकार की चीजें सीख सकेंगे। यदि हम देखिए गाली गलौज का वातावरण रखते हैं, हम गाली गलौज देते हैं कक्षा में, या फिर हम देखिए किसी बुरी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार से बच्चे क्या करने लगते हैं, सीखने लगते हैं। तो देखिए हमें शिक्षक को खुद उस प्रकार का वातावरण वहां पर माहौल जमाना होगा, खुद क्या है आदर्श रूप में प्रस्तुत होना पड़ेगा, तभी बच्चे क्या हो जाएंगे, सभी चीजों को, सामाजिक मूल्यों को अपने में विकसित कर सकते हैं। उसी प्रकार का व्यवहार भी बच्चे भी सीख लेते हैं। तो देखिए यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सामान्य 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक क्या होना संभव है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन ए है कि कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, और कह रहा है कि अब और यहां में उनकी रुचियों को सीमित करना, और कह रहा है कि वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। तो देखिए जो सबसे यहां पर अच्छा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा। देखिए समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अब देखिए जो 12 वर्ष का बालक होता है, बेसिकली वो क्या होता है कि उत्तर बाल्यावस्था से गुजर रहा होता है। तो देखिए उत्तर बाल्यावस्था का गुण होता है कि समकक्षी, देखिए जो लड़के होंगे वो, उनके दोस्त कौन होंगे, लड़के होंगे, ठीक है, लड़कों के दोस्त होंगे लड़के, समलिंगी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जो लड़कियां होंगी वो लड़कियों के दो यहां पर फ्रेंड बनेगी। तो देखिए जो समलिंगी के साथ में जो अनुमोदन के लिए उसके लिए बेचैनी होती है, वो क्या है, अपने दोस्त के साथ में खेलना पसंद करेगा। ये किसमें देखने को मिलेगा, समकक्षी के साथ में खेलने को मिलेगा। देखिए अपने दोस्त को महत्व दे रहा होगा बहुत ज्यादा, उनके साथ में खेलने के लिए क्या करेगा, खेलता है। देखिए खेल की अवस्था भी बाल्यावस्था को बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यदि आपसे पूछता कि विषमलिंगी के साथ में समकक्षी या विषमलिंगी किस अवस्था में आपको देखने को मिलेगी, तो देखिए जो लड़का होता है वो लड़की के प्रति आकर्षित रहता है, किस अवस्था में रहता है, तो देखिए किशोरावस्था में, और जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों के प्रति। तो जो विषमलिंगी अभाव है, जो विषमलिंगी प्रभाव है, वो किस अवस्था में देखने को मिलेगा, तो देखिए किशोरावस्था में देखने को मिलेगा। चलिए इसके साथ में हम अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है यहां पर कि विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। कह रहा है कि विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए तैयार करना, या फिर विद्यार्थियों को सामाजिक जागरूकता के लिए का विकास करना। तो देखिए जो शिक्षा का उद्देश्य है मोस्टली क्या होना चाहिए, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, उनके जीवन जीने की कला को सिखाना। तो देखिए ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। बिल्कुल देखिए यहां पर कह रहा है कि सत्य नहीं है, तो नहीं आपको नेगेटिव पॉइंट देखना है। यहां पर कौन सा है, कह रहा है कि रुचियां जन्मजात और अर्जित होती हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। सी कह रहा है कि रुचियां योग्यता और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं है। और डी कह रहा है कि रुचियां समय के अनुसार क्या करती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो देखिए यहां पर जो सही आंसर होगा बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो रुचियां होती हैं वो क्या होती हैं, जन्मजात भी होती हैं और अर्जित भी होती हैं। देखिए समय के अनुसार उनमें बदलाव होना भी क्या होता है, निश्चित होता है। देखिए कोई क्या होता है कि कभी क्या है, कोई चीज उसको अच्छी लगी तो उसमें भी उसकी रुचि आ जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो रुचियां होती हैं वो व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के क्या है, प्रतिबिंब नहीं है। यही कथन यहां पर गलत हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, अजनबियों से निपटने में, थकान से निपटने में, या फिर दबाव से निपटने में। तो देखिए यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो दबाव है, दबाव से निपटने में रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए गिलफोर्ड का है। कह रहा है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद, देखिए यहां पर अभिसारी नहीं, यहां पर अपसारी है, अपसारी याद रखना है आपको, क्या दिया गया है, अपसारी। तो देखिए गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। पहला ऑप्शन दिया गया है बुद्धि के,
सृजनात्मकता के, बुद्धि और सृजनात्मकता के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो गिलफोर्ड के द्वारा जो अपसारी पद प्रयोग किया गया है वो सृजनात्मकता चिंतन के लिए किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो अपसारी चिंतन है वो होता क्या है ये समझिएगा। देखिए जब क्या है कोई व्यक्ति किसी के बारे में ऐसा चिंतन, जब किसी विषय या वस्तु के बारे में देखिए भिन्न भिन्न प्रकार से हम सोच सकते हैं तो ऐसा चिंतन अपसारी चिंतन कहलाता है। देखिए जैसे मैं कहता हूं कि देखिए आप दिल्ली कैसे जाएंगे, कहां से जाएंगे, तो आपके पास में देखिए जैसे मैं कह रहा हूं कि लखनऊ से आप दिल्ली कहां से जाएंगे, तो आपके पास में देखिए हजारों न जाने कितने ऑप्शन हैं। देखिए आप कहीं से भी जा सकते हैं दिल्ली, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कि देखिए हमारी भारत की राजधानी क्या है, तो आपके पास में सिर्फ ऑप्शन एक ही बचेगा कि हमारे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, ठीक है। तो देखिए जो अपसारी चिंतन है वो क्या बताया मैंने कि देखिए जो एक प्रकार से उसमें क्या है ज्यादा चिंतन को क्या है ज्यादा चिंतन नहीं कर पाएगा बालक, लेकिन जो अपसारी चिंतन है उसमें क्या है सृजनात्मकता समाहित होती है, इसलिए इसको आउट ऑफ द बॉक्स भी बोला जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। तो देखिए अपसारी चिंतन यहाँ जो गिलफोर्ड के द्वारा शब्द प्रयोग किया गया है अपसारी चिंतन के लिए वो सृजनात्मकता शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य बताना है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है कि नवीन खोज की, ज्ञान की खोज। ऑप्शन बी कह रहा है देखिए विद्यालय और कक्षा के शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार। सी कह रहा है कि शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, और यहाँ पर डी कह रहा है कि ये सभी। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का आपको यहाँ पर बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कक्षा प्रणाली में क्या कर लाना, सुधार लाना क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य यहाँ पर उद्देश्य होता है। देखिए जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो क्या होता है, जो देखिए शिक्षक होते हैं या फिर निरीक्षक होते हैं उनके द्वारा वैज्ञानिक ढंग से जो भी शिक्षण अधिगम में या जो देखिए स्कूल से संबंधित जो भी शिक्षण से संबंधित परेशानी आ रहे हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से उनका निराकरण करना, उन समस्याओं पर क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। देखिए यदि आपसे पूछता है कि क्रियात्मक अनुसंधान के जनक किसको कहा जाता है तो आपको प्रोफेसर कोरे को याद रखना है। कोरे के द्वारा देखिए क्रियात्मक अनुसंधान की खोज की गई थी। तो ये इतने पॉइंट यहां से याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है। कह रहा है कि छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, या फिर छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, या फिर पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, या फिर छात्रों का मनोरंजन करना। तो देखिए जो विद्यालय है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से क्या मतलब है, तो देखिए जब पर्यावरण सिखाएंगे अब विद्यालय में तो देखिए बच्चा क्या होगा पर्यावरण को समझेगा, उसको क्या है दूषित होने से ताकि बचाया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पर्यावरण के प्रति वो क्या हो जाएगा सचेत हो जाएगा, और दूसरों को भी क्या है उस चीज के बारे में बताएगा, तो दूसरे व्यक्तियों को भी क्या है जागृत करेगा ताकि क्या है पर्यावरण दूषित होने से बचाया जा सके। तो ऑप्शन सी के साथ में सही आंसर चला जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था। कह रहा है कि पब्लिक स्कूल, कह रहा है शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि, या फिर विकलांगों की शिक्षा, या फिर किंडरगार्टन। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो फ्रोवेल है, फ्रोवेल के द्वारा किंडरगार्टन विधि द्वारा किसके द्वारा दी गई है, तो फ्रोवेल के द्वारा दी गई है। वो इन्होंने खेल के गेंद पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, तो आपको इसको भी याद रखना है। देखिए जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि जॉन डीवी के द्वारा दी गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछता है कि योजना विधि के जनक कौन है, तो जॉन डीवी है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रश्न ध्यान से देखते चलिएगा, और देखिए कोई भी चीज यदि समझ में नहीं आ रही है तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, कह रहा है कि आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें क्या होगा कठोर अनुशासन होगा, या फिर छात्र के चतुर्मुखी नहीं है यहाँ पर चहुमुखी है, चहुमुखी विकास पर ध्यान दिया जाएगा, या फिर नकल करके पास की सुविधा हो, या फिर समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो। तो देखिए उसके क्या है सर्वमुखी जो चहुमुखी विकास है उस पर क्या है ध्यान दिया जाता हो। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि देखिए स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, कह रहा है कि अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्या है, एक अंग है। दूसरा कह रहा है कि देखिए अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि अनुशासन उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता, बल्कि उनमें देखिए सुधारात्मक प्रक्रिया है। देखिए कह रहा है कि अनुशासन क्या है, उद्देश्य, अनुशासन का उद्देश्य है कि छात्रों को दंड देना नहीं है, बल्कि उनमें क्या है, सुधार लाना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण क्या है। कह रहा है कि कुसमायोजन है, या फिर मानसिक मंदता है, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ में चला जाएगा सही आंसर। देखिए जो आपराधिक प्रवृत्ति का कारण होता है वो क्या होता है कि वातावरण के साथ में समायोजन न कर पाना, मानसिक मंदता, देखिए बुद्धि लब्धि का कम होना, और आवश्यकताओं की, बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति का न होना, जिसके कारण उसमें आपराधिक प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। देखिए यहाँ पर आपको कुप्पुस्वामी की परिभाषा को याद रखना है। जो अपराधी बालक होता है उसके देखिए चरित्र की मुख्य विशेषता क्या होती है कि वे वर्तमान आनंद के सिद्धांत में क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं, और देखिए भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि देखिए विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो यहां पर पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है, कह रहा है कि शिक्षकों के काम आसान करना, कह रहा है कि सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करना, या फिर समय बिताने में सहायक होना, या उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाना। तो देखिए जो विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, देखिए सहयोग की भावना का विकास करना और शारीरिक संतुलन का विकास करना। तो ऑप्शन डी के साथ में यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा। दोस्तों देखिए सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और देखिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।